नमस्कार। एक स्ट्रॉन्ग सेशन और उस सेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाते हुए अडानी ग्रुप स्टॉक्स टॉप गेनर्स की आप बात करें तो उसमें आपको अडानी स्टॉक्स दिख रहे हैं। अडानी ट्रांसमिशन, अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स, यहाँ अच्छी मजबूती है। आप मिड कैप में भी बात करें तो वहाँ अडानी विल्मर और इनफैक्ट सारे ही आप अडानी स्टॉक्स की बात करें तो इस साल के लो लेवल से लगभग 100% से ज्यादा रिकवर हो चुके हैं अडानी जैसे स्टॉक्स। उसके अलावा आपको आईटी स्टॉक्स में अच्छी मूव दिख रही है और जहां पर अच्छे खासा प्रेशर और शॉर्ट सेलिंग पिछले 5-6 दिनों से पोस्ट डॉक्टर रेड्डीज के नंबर से डिविज लैब में अच्छी खासी रिकवरी है, क्योंकि बाजार को कम ही एक्सपेक्टेशन कम ही नंबर्स की थी और इन लाइन ही रहे जो एक्सपेक्टेशन थी नंबर्स डेविस के, और जिसके चलते आप देख रहे हैं 5% की मूव है। लेकिन एक्शन आपको बैंकिंग में काफ़ी दिखा। बैंकिंग में आप थोड़ा सा दबाव ज़रूर स्टॉक्स पे दिख रहा है, लेकिन 2000 नोटों की सप्लाई के चलते, रिप्लेसमेंट न्यूज़ के चलते आप देख रहे हैं कि कुछ स्पेसेस जहां मूव अच्छी दिख रही है। ये तो सेक्टर और स्पेसेस की बात हुई, लेकिन और कौन से एफएनओ इंपॉर्टेंट डेटा, ट्रेडर स्क्रीन और दूसरे क्रूशल डेटा डिम्पी आपने कैप्चर किए? प्रियंका, देखिए इस समय काफ़ी दिनों के बाद आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में डाइवर्जेंस दिख रहा होगा। ये पहले नहीं था, ये काफ़ी दिनों बाद आप नोटिस कर रहे होंगे कि निफ्टी ऊपर है जबकि बैंक निफ्टी इस समय भी लाल निशान में है और ये थ्रू आउट द डे है। ये ऐसा नहीं है कि पिछले 1 घंटे से चल रहा है, ये सुबह से चल रहा है। तो ये डाइवर्जेंस आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में पहला पॉइंट है नोटिस करने का। दूसरा, अभी आप अडानी ग्रुप के शेयर्स के बारे में बता रहे थे। अडानी, आईटी और एक और हिस्सा जोड़ सकते हो जिसको कहते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आज बाजार को यानी कि निफ्टी को ऊपर रखे हुए हैं, जबकि बैंक निफ्टी के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ये आपकी स्क्रीन पर निफ्टी बैंक और निफ्टी का चार्ट है। आप देख पा रहे होंगे निफ्टी थ्रू आउट द डे स्ट्रेंथ रख रहा है, बट बैंक निफ्टी के अंदर पावर कम है, ऊपर आ रहा है तो नीचे भी जा रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो निफ्टी के ही फेवर में जाती है वो है नैस्डैक का ब्रेकआउट। 12,300 के ऊपर का ब्रेकआउट है और आप कल भी देखेंगे तो आपने लास्ट सेशन में देखा तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं थी। उसका बेनिफिट आईटी कंपनीज को थर्ड डे इंडिया में भी मिल रहा है। और एक और पॉइंट है, विद डेट सीलिंग को लेकर चर्चा है, बुधवार को फेड के मिनट्स आने हैं। ठीक उससे पहले लगता नहीं कि नैस्डैक में कोई प्रॉफिट बुकिंग होगा, इसलिए आईटी में ट्रस्ट रखा जा सकता है कि आईटी वाले शेयर्स के अंदर जो एक पोजिशनल, एक स्विंग चाहिए होता है ना, वो उन लोगों को मिल रहा है। और एक अच्छी और बात है कि बड़े और छोटे शेयर दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टीसीएस, इन्फोसिस भी आज निफ्टी को हेल्प कर रहा है, खुद भी चल रहे हैं, और परसिस्टेंट जैसे शेयर्स, इंटेलेक्ट डिजाइन जैसे शेयर्स भी आज मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक और बात, निफ्टी के आज 33 शेयरों में बढ़त है, यानी कि मेजोरिटी हिस्सा, मोर देन 70% शेयर्स आज ऐसे हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं हरे निशान में। जबकि वहीं अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो मोर देन 70% शेयर्स लाल निशान में है। तो ये ऐसा फर्क नहीं है कि सिर्फ ये इंडेक्स की मैनेजमेंट हो रही है, ये उसके कंपोनेंट का भी ऐसा फर्क हो रहा है कि वहां पर आके सीवियर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आईटी वर्सेस जो बैंक वाला कंसेप्ट है जो कई बार हमने आपके सामने रखा, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक और पॉइंट, दोनों का पीसीआर 1 के ऊपर चल रहा है, इसका मतलब बुल्स ग्रिप टाइट है। निफ्टी के अंदर 20% का रोल ओवर हुआ है, क्योंकि ये रोल ओवर वाला हफ्ता है, एक्सपायरी का वीक है, इसलिए अब रोल ओवर आपको मैं हर दिन बताऊंगा। 20% का रोल ओवर है। बैंक निफ्टी में 36% का रोल ओवर है। बैंक निफ्टी लाइट है, इसलिए इसका रोल ओवर अगली सीरीज के अंदर हो रहा है। निफ्टी टाइट है, यानी कि उसके पास 2 लाख शेयरों से ज़्यादा का ओपन इंटरेस्ट अभी भी खड़ा है, इसलिए उसका रोल ओवर स्पीड से नहीं होगा। बैंक निफ्टी का रोल ओवर स्पीड से होगा, क्योंकि जिन लोगों का इस बार के सौदे नहीं है वो अगली बार में जरूर खड़ा कर रहे हैं और अगली बार में कैरी भी करके जा रहे हैं, क्योंकि इस बार भी उनकी पोजीशंस लाइट हैं। दूसरे एक और बात, निफ्टी के हमने शेयर्स भी निकाले कि टॉप 50 कंपनीज का अगर रिजल्ट्स का पैरामीटर अब तक देखा जाए तो 41 में से 31 कंपनीज के नंबर्स उम्मीद से बेहतर आए हुए हैं। तो ये भी बाजार को गिरने नहीं दे रहा। मार्केट के पास अंडरलाइनिंग सिर्फ यही नहीं है कि हम ग्लोबल से क्या हो रहे हैं, मार्केट के पास अपनी कोर स्ट्रेंथ भी है जो इस बार की अर्निंग से उसको मिली है। निफ्टी 500 के में से भी 200 शेयर ऐसे थे जिनके नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। ये अभी तक 350 नंबर आए हैं, उसका डाटा हम बता रहे हैं। बीपीसीएल के आज नंबर आएंगे। आईटी मेटल्स में भी खरीदारी हो रही है। इसके अलावा बैंकिंग और फार्मास्यूटिकल्स में थोड़ी मुनाफा वसूली है। और एक और बात, बुधवार को इसमें जो फेड के मिनट्स जारी होने हैं वो क्रिटिकली वॉच किया जाएगा ओपनिंग के लिए।
हालांकि पता तो हमको है ही, बट क्रिटिकली वॉच सिर्फ ओपनिंग के लिए किया जाएगा, कहीं गैप डाउन में हम ट्रैप ना हो जाए। बस ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने आपके सामने रखे। अब मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो प्रियंका आप उनसे बातचीत शुरू कीजिए। कुल काफ़ी डिटेल में आपने हमें डिम्पी समझाया ये सारे व्यूवर्स को। अब चलिए आज के ट्रेड्स डिस्कस करें। आज हमारे साथ लक्ष्य सिंह और श्रीकांत चौहान है टेक्निकल राय देने के लिए, और साथ ही फंडामेंटल नजरिया बाजार पर बनाने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के नवीन कुलकर्णी हैं। गुड आफ्टरनून टू बोथ, टू ऑल ऑफ यू। नवीन, पहले एक क्विक व्यू आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ऑफ द टेबल और ऑफ रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन थी जब हम बात कर रहे थे कि अडानी स्टॉक्स का क्या बिगेस्ट रिस्क आपको दिखता है। तब आपने एक रिस्क बताया था, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से जितने भी कंसर्न्स रहे हैं इन्वेस्टर्स के, जो सेबी की जो कमेटी की रिपोर्ट, जो ऑब्जर्वेशंस और रिपोर्ट्स आई हैं फ्राइडे को, उसके बाद जो आप सर्च देख रहे हैं अडानी स्टॉक्स पे, क्या ये जितने भी कंसर्न्स थे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की एंट्री को लेकर, क्या ये सारे अब एड्रेस होते हुए दिख रहे हैं? जी, जहां तक अडानी स्टॉक्स का सवाल है, तो कंसर्न तो इनमें ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ वैल्यूएशन का ही रहा है, और वैल्यूएशन का कंसर्न अभी थोड़ा है। बट लेकिन जैसे अगर लेट्स से कि अदानी एंटरप्राइज एट 3,500 3,600 लेवल्स, बाकी जो कंपनीज हैं जो हायर। अच्छा, ठीक है। नवीन के पास लौटेंगे, उनके पास शायद कोई टेक्निकल ग्लिच हुआ है, लेकिन इस बीच ठीक है, अडानी स्टॉक्स की वैल्यूएशन पर हमें नवीन और बात कर रहे थे, उनसे जुड़ेंगे। लेकिन आज के ट्रेड्स सेटअप पर बात करने के लिए श्रीकांत और लक्ष्य दोनों हमारे साथ हैं। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। श्रीकांत, वेरी क्विक व्यू, क्या बन रहा है बाजार पर आज? निफ्टी और अभी जैसे डिम्पी में बता रहे थे, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे डाइवर्जेंस दिख रही है, तो अगर आपको ट्रेड यहाँ से पिक करने होंगे तो क्या निफ्टी ट्रेड्स होंगे? रिलायंस जैसे स्टॉक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आज, अडानी पैक चल रहा है ऑफ कोर्स। प्रियंका, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, हमें लगता है कि मार्केट में नो डाउट आफ्टर लाइक द स्ट्रॉन्ग रैली इन बैंक स्टॉक्स, और जैसे भी यूएस में थोड़ी सी रैली बन रही है और रेट के ऊपर जो एक क्लैरिटी आ रही है कि शायद इंटरेस्ट रेट यूएस में पॉज होंगे, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमेशा हमने देखा है कि सबसे पहले आईटी को जाता है, और आईटी स्टॉक्स में एक अच्छी हम तेजी देखते हैं। आज वही एक चेंज हुआ है और आईटी स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी है। मुझे लगता है कि आईटी इंडेक्स के भरोसे हम वापस एक मार्केट में एक नया पीक दे सकते हैं, जो शायद यहाँ से 18,600 या 700 के लेवल्स तक निफ्टी को लेके जा सकता है। मार्केट ने काफी अच्छा एक 18,100 के करीब बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन किया है, और आज एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन में ये कन्वर्ट हुआ है। हमें लगता है कि इन लेवल्स पे भी लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस हमें रखना है 18,040 का। प्रियंका, में ये नहीं भूलना है कि इस पर्टिकुलर रैली को, जो रैली हमने मार्च में देखी थी या मार्च के लो से देखी थी, कई सारे लोगों ने इस रैली को मिस किया था, और अभी इस पर्टिकुलर रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए वो एंटर हो रहे हैं। तो 18,000 जब तक अभी ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें लगता है कि अपसाइड बनी रहेगी। लेकिन यस, बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू से 18,600 700 के लेवल्स नजर आते हैं, और वेरी शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस हमें रखना है तो हम 18,100 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये आप अपना इंडेक्स का व्यू दे रहे थे, हमने ट्रेडर स्क्रीन में भी श्रीकांत जो भी आप बात रख रहे थे ना, वैसा ही हमने कुछ कैलकुलेट किया हुआ है। आप 2 चीज़ों पे ध्यान रखिएगा, इसमें हमने एक ट्रेंड और एक सेंटिमेंट वर्ड का इस्तेमाल किया है। ट्रेंड मार्केट का बुलिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए सपोर्ट पर खरीदारी करें, आपको सपोर्ट एंट्री लेवल देगा। और सेकंड पॉइंट जो अगला था वो था सेंटिमेंट। सेंटिमेंट कैसे है मार्केट के? सेंटिमेंट ठीक तो है, लेकिन आपको बार बार रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक भी करना होगा। अब आप मेरे से ये बात पूछ सकते हैं कि सपोर्ट पहले रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक करें, यही दोनों करना है ना काम? यस, यही करना है, क्योंकि 18,000 से 18,400 की रेंज का ब्रेकआउट नहीं हुआ। आप 43,500 का मेक ब्रेक लेवल के अब तक नीचे नहीं आए हैं, और आप अब नया हाई भी अपना नहीं बना रहे हैं। तो आपको हर रेजिस्टेंस पे बेचना है, हर सपोर्ट पे खरीदना है। मोटा मोटी क्रक्स यही है। नवीन से हमारा कनेक्शन वापस से जुड़ा है। नवीन, आप अडानी ग्रुप के शेयर्स के बारे में कुछ कह रहे थे, प्लीज बताएं। मैं तो लिमिटेड पॉइंट बता रहा था कि अदानी ग्रुप के शेयर्स का जो ओवरऑल क्वेश्चन मार्क रहा है और जो चैलेंज रहा है वो वैल्यूएशन का ही रहा है। जबकि अगर स्टॉक्स हम देखेंगे अदानी ग्रुप के, इसमें जैसे अदानी पोर्ट्स है, उसका वैल्यूएशन रीजनेबल था एंड स्टॉक ने काफी अच्छा रिकवर कर लिया है, तो इट हैज कम बैक टू इट्स ओरिजिनल लेवल्स। अदानी एंटरप्राइजेस में भी वैल्यूएशन कंसर्न्स थोड़े कम थे,
तो उस हिसाब से अदानी एंटरप्राइजेस ने भी ठीक ठाक रिकवरी दी है। बाकी अदानी टोटल, अदानी गैस, वहां पे वैल्यूएशन कंसर्न्स मुझे अभी भी लगते हैं, तो वहां पे चैलेंजेस रहेंगे। लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स का जहां तक सवाल है, वहां पे यहाँ से भी रिटर्न्स बनने की संभावना ज्यादा है। मतलब आप कह रहे हैं कि कुछ कुछ चीज़ें ठीक है जिसमें से अडानी पोर्ट है। हालांकि चर्चा नई नहीं है अडानी पोर्ट को लेकर, जिस समय शेयर्स टूट भी रहे थे, अगर आप उसमें से किसी भी एनालिस्ट से पूछेंगे, फिल्टर लगाइए कि आप शेयर छांट के दीजिए, तो ज़्यादातर का कहना था कि अडानी पोर्ट्स इस समय एक अच्छा बिजनेस है और उस पर ज़रूर ध्यान रखा जाए। और अगर आप वैसे परसेंटेज में भी देखेंगे ना, तो अडानी पोर्ट सबसे कम गिरने वाला शेयर बना और उसका पुल बैक भी काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर आया। तो इसलिए ये बात तय है कि अडानी ग्रुप के शेयर्स अगर आपको लेने हैं तो बिल्कुल लीजिए, लेकिन ये चीज़ भी देखिए कि कौन सा बिजनेस इस समय किस जगह पर खड़ा है। वो मैच्योर बिजनेस है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, उसकी बैलेंस शीट कितनी है, जैसे अभी हमको नवीन समझा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब जरा एक दो शेयर्स पकड़ने की कोशिश करते हैं और जरा आइडिया लेते हैं कि इस समय क्या किया जाए। लक्ष्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्य, पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए। आप अपने ट्रेडिंग कॉल से शुरू कीजिए सर, आपकी कॉल्स क्या है? थैंक यू डीपी जी। सबसे पहले यहाँ पे ये बात बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत डाइवर्जेंट व्यूज हैं मार्केट में, और होने भी चाहिए। पिछले हफ्ते अगर आपको याद हो तो हमने यही कहा था, एग्जैक्टली 44 के आसपास थे, और मैंने यही कहा था कि जब तक हम एक बार पीछे नहीं जाएंगे तब तक हम ऊपर नहीं आएंगे। और 43,500 एक्यूरेटली हमने कहा था। उसके नीचे गए, उसके बाद वापस से ऊपर आए। ये दूसरी बार जब हम ऊपर आए हैं बैंक निफ्टी में, तो स्ट्रेंथ वैसी नहीं दिख रही जैसी उम्मीद थी। अब यहाँ पे डाइवर्जेंसेस क्रिएट हो रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम पे। तो मेरा मानना ये है कि निफ्टी तो आज चलिए आईटी के दम पे और थोड़ा सा रिलायंस के दम पे और अदानी की सेंटिमेंट के दम पे उठा हुआ है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो लीडर आपका बैंक निफ्टी ही है। अगर आप फंडामेंटली भी देखें, वर्ल्ड वाइड यही सेक्टर है जो परफॉर्म करना चाहिए, कर भी रहा है और यहाँ तक लेके भी आया है। तो अगर ये सेक्टर में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है या फिर ये ट्रेंड रिवर्सल है, तो इस सवाल का जवाब अगर हमको एक दो दिन में मिलता है तो हम मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ से बैंक निफ्टी में नीचे जा सकते हैं। ये मेरा व्यू है, क्योंकि हम 44 पे नहीं है, हम 43,760 पे हैं। मेरा व्यू ये है कि अगर हम 4450 के नीचे रहते हैं, हमारा मॉर्निंग का लेवल था ये, जब भी हम उसके पास जाएंगे वहां पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। मुझे ऐसा लगता है कि 780 लेवल जो था उसके नीचे हम बहुत देर से ट्रेड कर रहे हैं, और इसके नीचे सेंटिमेंट बियरिश है और दोबारा से 43,450 का लेवल आ सकता है। तो ये मेरा व्यू बैंक निफ्टी में है। निफ्टी में आज मैं अभी पास करूंगा, इसमें मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, लेकिन यहाँ पे भी 18,310 320 का एरिया सप्लाई जोन है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मुझे दिखता है। और आज का अगर ये जो फैक्टर है अदानी के एक्साइटमेंट का, जो स्टॉक्स भाग रहे हैं, अगर इसको आप हटा दें तो ओवरऑल मार्केट कल से थोड़ा सा नॉर्मल आपको निफ्टी में दिखेगा, तब हम बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन 310 320 वहां भी रेजिस्टेंस की तरह है। अब शॉर्ट कब करना है? शॉर्ट इसको 230 के नीचे करना है, 18,230, उससे पहले नहीं करना है। और बैंक निफ्टी ऑलरेडी शॉर्टिंग जोन पे है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने कहा कि अब अगर नीचे की तरफ हमें जाना है, हमारा लीडरशिप सेक्टर ही डाउन साइड दिखा रहा है, तो 43,300 का लेवल जो 20 डे मूविंग एवरेज है, वहां तक हम करीब करीब जा सकते हैं। ये मेरा पहला टारगेट दिखता है। लास्ट टाइम हम 450 तक गए थे। और स्टॉक स्पेसिफिक भी बैंकिंग ही है। HDFC बैंक अगर 1648 के स्टॉप लॉस से हम इसको शॉर्ट करना चाहें तो 1618 और 1609 तक के लेवल मुझे दिखते हैं। एक्सिस बैंक में स्टॉप लॉस 923.25 का रख के शॉर्ट करें तो ये 1618 और 909 और 902 तक जा सकता है एक्सिस बैंक। और इसी तरीके से आपका ICICI बैंक भी है, स्टॉप लॉस 955 का लेकर चले, यहाँ से 942 और 936 तक की डिप मिल सकती है। मैं बहुत बड़े करेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, बस मैं एक डिप की बात कर रहा हूं, क्योंकि स्ट्रक्चर लोअर हाई का बन रहा है। अभी तक हमने वो जो 44,150 का लेवल है, लास्ट टाइम 1 पॉइंट से मिस किया, फिर 6 पॉइंट से मिस किया, इस बार हमने 70-80 से मिस किया 2 बार, तो हम मिस कर रहे हैं, राइट? हम उसको क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो मार्केट भी इशारा कुछ कर रहा है इस तरीके से, लेकिन जो एग्रेसिव शॉर्टिंग बनेगी पूरे मार्केट में। और एक और चीज है कि इस हफ्ते हम ऐसे कंफर्टेबल बुल नहीं हो सकते, क्योंकि डेट सीलिंग का इशू है। मेरा मानना है कि फेड के मिनट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेट सीलिंग का जो डिस्कशन है। और आज या कल में मुझे ऐसा लगता है कि अगर डेट सीलिंग पे कोई आउटकम नहीं आता है, क्योंकि आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और अगर उसमें वॉकआउट हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो मार्केट प्रेशर में आना शुरू कर देगा, और मार्केट फिर इनको धमकी देगा गिर के, क्रैश होके, कि आप लोग डील कर लो वरना हम तो नीचे जा रहे हैं, क्योंकि हम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुझे लगता है ऐसा सिनेरियो मैंने पहले भी देखा है, 2008 से मार्केट में हूं, ऐसा पहले भी हुआ है कि मार्केट इनको थ्रेट करते हैं गिर के,
कि आप डील कर लो। तो उस तरीके का सिनेरियो बन सकता है अगर आज डील नहीं हुई। तो मिनट्स मेरे लिए ज्यादा बड़ा इवेंट नहीं है, मेरे लिए बड़ा इवेंट है कि आज क्या होता है शाम को मीटिंग में विद जो बाइडेन। तो ये सारी चीजों को मैं देख रहा हूँ और ओवरऑल मेरा स्ट्रक्चर जो है और जो मेरे कॉल्स है मैंने आपको बताया। राइट, एब्सोल्युटली। आज जो बाइडेन की और केविन मैकार्थी की इंपॉर्टेंट मीटिंग है और सुबह से हम भी उस पर नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, लक्ष्य आपसे बात जारी रहेगी, लेकिन इस बीच एक स्टॉक बालाजी अमाइंस 9% नीचे है। दो रीजन है। सबसे पहले तो नंबर्स, वहाँ थोड़ी से डिसअपॉइंटमेंट हुई है, और दूसरी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट स्ट्रीट को इस वक्त है क्योंकि वहाँ मल्टीपल टॉप मैनेजमेंट की एग्जिट हुई है। कई सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने रिजाइन किया है। हमारे साथ बात करने के लिए डी राम रेड्डी हैं, एमडी ऑफ बालाजी अमाइंस। आइए उनसे बात करते हैं। वेरी वार्म वेलकम मिस्टर रेड्डी। आपसे सबसे पहले यही समझना चाहेंगे, क्योंकि नंबर्स पर तो ऑफकोर्स आपसे रिएक्शन लेते, लेकिन बाजार जो बड़ा रिएक्शन दे रहा है वो ये इस बात पे कि जो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रेजिग्नेशन वो भी ऑल एट वंस आया है। क्या क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग हमें सेबी के रेगुलेशन से है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो लगभग 10 साल के कंप्लीशन के बाद रिजाइन करता है, लेकिन ये एक साथ सारे रेजिग्नेशन होने का क्या मतलब है, और क्या इससे बड़ा इम्पैक्ट आपकी वर्किंग ऑफ द बिजनेस पे शॉर्ट टर्म में पड़ेगा? आपने सही पूछा। देखिए, सभी के जितने भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सबका ही 10 इयर्स का जो टेन्योर हुआ है, एक 10-15 दिन इधर उधर एवरीबॉडी इज अपॉइंटेड सेम टाइम। तो उस कारण से एक ही टाइम पे उनको जाना पड़ा। इसी इनको उतारने के लिए, बोर्ड से बाहर जाने के लिए हर 15 दिन में तो बोर्ड मीटिंग नहीं कर सकते हैं। किसी का 15 दिन है, किसी का 1 महीना, किसी का 2 महीना है। और वैसा ही 2 डायरेक्टर जो है उनका एज ओवर 75 इयर्स हो रहा है इस साल में। तो ये ले लेके पूरा एक टाइम से एज पर दी सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से जाना पड़ा। देयर इज नो अदर रीजन, एंड इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। आर एग्जीक्यूटिव बॉडी एंटायर मैनेजमेंट टीम इज इंटैक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम, और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो सीएफओ का बात करते हैं, इफ यू रिमेंबर, हमारा एक कंपनी सब्सिडरी कंपनी है, बालाजी एमएस का एक सब्सिडरी है, बालाजी स्पेशलिटी केमिकल करके एक कंपनी है। उस कंपनी में ये शेयर होल्डर्स का या इन्वेस्टर्स का ही आंसर है, क्वेश्चन है। दे सेज दैट कौन सा डायरेक्टर कौन सा कंपनी देखने वाला है, हु इज गोइंग टू टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑन व्हिच कंपनी। इस कारण से द सीएफओ, जो एक डायरेक्टर जो है, ही हैज रिजाइन्ड फ्रॉम दिस पेरेंट कंपनी एंड ही हैज जॉइंड, ही इज गोइंग टू फोकस ऑन दैट सब्सिडरी कंपनी। At Bamairi, I was the on subsidiary as a director. I have resigned there because it's not a listed entity. It has not come to the news. So we have recasted the board for the betterment of the companies. Both the companies proper focus, proper responsibilities लेने के लिए हमने recast किया। इसमें कोई गलत नहीं है। You will see the coming quarters, you will see better results. ओके, तो यानी आप कह रहे हैं मिस्टर रेड्डी, कंपनी की वर्किंग पर उनके काम करने के तौर तरीकों पर कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो ठीक है। और आगे फ्यूचर क्वार्टर्स में रिफ्लेक्ट होगा। तो जो क्वार्टर गॉन बाय है, जिसके नंबर्स में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि आपके अक्रॉस फार्मा एपीआई सेगमेंट में, एग्रो सेगमेंट में डी ग्रोथ देखने को मिली है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा और समझा पाएंगे? यस, सी डी ग्रोथ तो है, 30-40% डी ग्रोथ है। जैसा हमारा टोटल बास्केट में से 60% यूज जो है एपीआई फार्मा इंडस्ट्री में जाता है, 25% जो है एग्रो में जाता है, जिस कारण से नेचुरल डी ग्रोथ है। बट आई विल नॉट एग्री फॉर दैट। आवर कंपनी इज स्टॉक इनटू डी ग्रोथ। आप अगर मेरे पिछले इंटरव्यूज देखते हैं, पिछले 3-4 क्वार्टर्स का, जो लास्ट ईयर में आफ्टर कोविड जो हुआ है, उस टाइम जो बम्पर बेनिफिट्स, बम्पर रिजल्ट्स आया, नॉट ओनली बालाजी अमाइंस, नॉट ओनली आवर कंपनी, ऑल द केमिकल एंड फार्मा इंडस्ट्रीज, दे हैव डन वेरी वेल, डबल ट्रिपल। जैसा हमारा कंपनी का देखिए 40% तक इबिटास गया, जो 20-22 होना चाहिए था। सो दैट वाज अ बोनस पीरियड। वन कैन नॉट टेक वो, उसको लेकर स्टैंडर्ड पकड़ के उससे कम हो गए तो पैनिक होने का कोई कारण नहीं। अगर मैं आपको बताता हूँ 2019-20 प्री कोविड, उस टाइम का हमारा ही कंपनी का जो रिजल्ट्स है, वी हैव डन 16.72 मार्जिन्स। टुडे स्टैंड पे वी हैव डन 17.7, एंड अगर कंसोलिडेटेड पे तो 24% मार्जिन है आज। So in spite of these hurdles, we have done much better than many other companies because we have product mix ऐसा है। हमारे पास जितने प्रोडक्ट्स अभी 15-20 प्रोडक्ट्स, वेरियस प्रोडक्ट्स है, जिसमें से 2 प्लांट बंद भी रहा तो बाकी 8 प्लांट का जो कंट्रीब्यूशन होता है, जिसके कारण हमारा इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। आगे जाके देखिए, वी आर कमिंग अप, एक नया का प्लांट है बुटाइल अमाइन करके, अगेन फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, ये सेकंड क्वार्टर में, दैट इज मे बी
September, October के बाद it will come into the production, which is the more than 15,000 tons capacity का plant है, and as of now the country is importing मिस्टर रेड्डी, entire ये बात product. बिल्कुल ठीक है। ये बात बिल्कुल ठीक है मिस्टर रेड्डी, क्योंकि मैंने ही आपके कई बार इंटरव्यू किया, तो मैं पुरानी हिस्ट्री को अपने दिमाग में रिकॉल कर सकता हूं कि आप लास्ट टाइम ग्रोथ की बात बोल रहे थे। चलिए ठीक है सर, जो हुआ सो हुआ। इस बार के नंबर्स जो आए आप बता रहे हैं कि ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की वजह से जो भी था उन्होंने छोड़ा, टाइम था उनका, सब कुछ था। अब आगे की गाइडलाइंस दे दीजिए मेरे को। क्या हम प्रॉफिट के अंदर जो 57% का इस बार डाउनफॉल आया है, इसमें रिकवरी आएगी? रेवेन्यू में 40% डाउनफॉल आया, इसमें रिकवरी आएगी? मार्जिन में रिकवरी आएगी? बस इतनी गाइडेंस दे दीजिए। 50% जो डाउन था एपीआई फार्मा, दैट हैज स्टार्टेड रिकवरिंग। अब ये इस क्वार्टर में हम देख रहे हैं बहुत सारे कंपनियां जो पिछले क्वार्टर्स में नहीं उठा पाए, जो वो मटेरियल अभी उठाना शुरुआत किए, और प्राइसेस जो रॉ मटेरियल का जो प्राइसेस जो वो स्टेबल हो गया है। बहुत सारे रॉ मटेरियल जो जैसा अमोनिया था 80-90 रुपीज था, उसका अभी आ गया 48-50 रुपीज के आसपास आ गया। जैसा मेथनॉल एंड एसिटिक एसिड वो भी कंसोलिडेट होने लगा, जिसके वजह से वी एक्सपेक्ट दैट मार्जिन्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। एकदम से जैसा नहीं आएगा, फटी पूरा इंप्रूव होने के लिए एक क्वार्टर में होने वाला नहीं है। अगले 2-3 क्वार्टर्स में यू विल सी दैट इट विल गो बैक एंड बेटर देन द नॉर्मल यू विल सी। हमारा कंपनी में यू कैन सी द 5 to 7% मिनिमम ग्रोथ, यू कैन सी द वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू, इवन द मार्जिन्स पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द करंट नंबर्स। ठीक है मिस्टर रेड्डी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, अच्छी क्लैरिफिकेशन दी आपने, एंड आई होप कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो बहुत अच्छे नंबर्स के साथ आपसे मुलाकात होने वाली है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, तो आज का मार्केट का फ्लेवर अडानी है। ऐसे आज लक्ष्य बता रहे थे अगर अडानी ग्रुप के शेयर्स को हटा देते हैं तो आज कुछ अलग तस्वीर दिखती, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर आज कैश के कई शेयर्स के अंदर सर्किट लग रहे हैं और फ्यूचर्स के शेयर 10-10, 15-15% ऊपर हैं? बताने के लिए शरद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, बताइएगा सारी चीज़ें। जी बिल्कुल, अदानी ग्रुप पे फोकस रहेगा और पिछले 2 सेशन में देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप की एडिशन देखने मिली है। आप देख सकते हैं पिछले 2 सेशन में जो है मार्केट कैप एडिशन, स्पेशली आपके जो होल्डिंग कंपनी है आप कह सकते हैं वो है अदानी एंटरप्राइजेज, यहाँ पे ऑलमोस्ट 47,000 करोड़ का जो है मार्केट कैप एडिशन हुआ है। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, अदानी विल्मा जैसे स्टॉक्स में भी जो है एक अच्छी सिग्निफिकेंट कैपिटल जो है एडिशन देखने मिली है। मार्केट कैप की लगभग आप कह सकते हैं 8 से लेकर 15,000 करोड़ तक का जो है ग्रोथ देखने मिला है। इसके अलावा अगर बात करें तो 2023 के लोज में जो है अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में क्या मूवमेंट देखने मिली है, और यहाँ पे देखें तो देखा जाएगा कि जो अदानी एंटरप्राइजेज है, अदानी ग्रीन एनर्जी है, ये सारे स्टॉक्स जो ऑलरेडी डबल हो चुके हैं देखते हुए। और इसके अलावा देखेंगे अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स, ये सारे स्टॉक्स में भी आप देख सकते हैं लगभग 80% से ज़्यादा का जो है उछाल देखने मिला है। तो ये तो बात हमने पहले की मार्केट कैप पिछले 2 दिन में क्या हुआ है और 2023 लोज से जो है अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में जो तेज़ी देखने मिली है उस पे हम फोकस किए। लेकिन ओवरऑल जो है एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है लास्ट वीक के न्यूज़ से देखने मिल रहा है, जहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट कमेटी का जो रिपोर्ट आया था, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि अदानी ग्रुप का कोई रेगुलेटरी फेलियर नहीं आया है। आज ही रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि लगभग आप कह सकते हैं 4 FPI जो है सेबी के स्कैनर में भी आ गए हैं, जब तक जो शेयर प्राइस क्रैश हुई थी उसके लेके। इसके अलावा अदानी ग्रुप की फंड रेज हुई है, इसमें 2 कंपनीज़ हैं, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी एंटरप्राइज, जो ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ कैपिटल रेज करने वाले हैं। अब ये QIP या अदर मोड्स में हो सकता है। और 24 मई को जो है अदानी ग्रीन का भी जो है बोर्ड मीटिंग है, जहाँ पे फंड रेज होगा। तो ये 2 अहम ट्रिगर्स जो हैं स्टॉक्स को देखने मिल रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का क्या मानना है आगे जाते हुए क्या होगा, अभी वो कह रहे हैं कि डिस्ट्रेस्ड वैल्यूएशंस देखने मिल रहा है, इंटरनल इश्यूज कुछ दिख नहीं रही है, और एक्सटर्नल कंसर्न जो पहले थे अब जो रिपोर्ट आई है कमेटी की उसके कारण जो है वो भी खारिज हो गए हैं। लेकिन इन्वेस्टर कंसर्न से पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी एड्रेस कर रही है और अब नए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है कंपनी में अब धीरे धीरे करके आ सकते हैं, ये जो है एक्सपर्ट्स का मानना है। और डेट रिडक्शन जो है अभी भी गैदर कर रही है पेस। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो ग्रोथ कैपिटल होता है कंपनी अब अपनी कोर बिजनेस पे फॉलो करेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप आज ये सारी डिटेल समझाने के लिए। शरद और अडानी ग्रुप स्टॉक्स को हम डिस्कस कर रहे थे कि शानदार तेजी है, और अभी एक्सपर्ट्स भी हमारे बात कर रहे थे। आज निफ्टी में बड़ा मूव जो है आपको अडानी जो स्ट्रेंथ दिख रही है वो कहीं ना कहीं अडानी स्टॉक्स की वजह से भी दिख रही है। लेकिन क्विकली आज के ट्रेड्स भी डिस्कस करते हैं। बताएं श्रीकांत, आज आपके ट्रेड्स क्या होंगे? श्रीकांत,
अनम्यूट योरसेल्फ Unmute. प्लीज. यस. तो प्रियंका देखिए, अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर कुछ करना है तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी लग रही है और लगता है कि और मोमेंटम बनेगा. और टीसीएस इन्फोसिस चल चुका है, लेकिन यहाँ से अगर किसी मिड साइज आईटी कंपनी पे अगर दाव लगाती है तो शायद लगता है कि वो ज्यादा फायदेमंद बनेगा. 3923 के करीब LTTS LNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज अभी ट्रेड कर रहा है 3923 3940 के करीब. यहाँ पे हमें लगता है कि एक लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है. स्टॉप लॉस रखे 3800 का, टारगेट्स रखे यहाँ पे 4100 से लेकर 4150 के. और साथ ही साथ मुझे लगता है कि कुछ एनबीएफसीज में एक्टिविटी बनेगी, क्योंकि वहां पे मोमेंटम काफी अच्छा है और अगर मार्केट में मोमेंटम बनता है तो एनबीएफसीज में एक मोमेंटम लौट सकता है. यहाँ पे भी लगता है कि एबी कैपिटल ये एक स्टॉक ऐसा है जिसे लॉन्ग करे, जो 166 167 के करीब ट्रेड कर रहा है. 163 का स्टॉप लॉस रखे. शुक्रवार के दिन इसमें एक रिवर्सल कैंडल बना था, तो उसी के बेसिस पे हमें लगता है कि शायद स्टॉक वापस 175 के लेवल्स दिखा सकता है. तो 175 का टारगेट है एबी कैपिटल को करंट लेवल से लॉन्ग करके चले. ठीक है. एबी कैपिटल यहाँ पर थोड़े शॉर्ट भी बने थे लास्ट वीक हमने देखा, और वहाँ पर आप रीबाउंड के लिए, और साथ ही LTTS इसको आप ले रहे हैं आज. 2 ये लॉन्ग के ट्रेड्स होंगे आपके. ठीक है. लक्ष्य, आपके क्या ट्रेड्स हैं आज के? मैंने ऑलरेडी प्रियंका अपने ट्रेड्स दे दिए हैं. ऑलराइट. ठीक है. मे बी आई मिस्ड लक्ष्य के ट्रेड्स और श्रीकांत के ट्रेड्स अब हमारे सामने. आप कुछ और स्टॉक्स पे डिस्कस करते हैं जहां पर आज अच्छी मूव है. और बालाजी या माइंस को भी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे लक्ष्य कि वहां पर लगभग 8.8% की, क्योंकि इस न्यूज़ के कारण रिजल्ट्स भी खराब आए और दूसरा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रिजिग्नेशन. लेकिन कितना और प्रेशर में रह सकता है स्टॉक्स? क्या रिकवरी के लिए इन लेवल्स पर बाय करके जाना चाहिए? देखिए, जो करंटली स्ट्रक्चर है वो तो थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन जैसा लग रहा है कि आज बन जाएगा. करीब 1920 के आसपास सपोर्ट है. तो अगर इसको होल्ड करता है, आज का लो भी है, एक हैमर बना रहा है ये. वीकली टाइम फ्रेम पे भी, डेली टाइम फ्रेम पे भी काफी लोअर विक है. तो ये दिखाता है कि लोअर एरिया से काफी लोगों ने बाय करने की कोशिश की है और काफी हो सकता है एक्यूमुलेशन हुआ हो बड़े बिग मनी का. तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे 1920 के नीचे कोई डरने की वाली बात है. ऑलरेडी काफी कंसोलिडेशन करेक्शन हो चुका है और अगर ये जो कैंडल है इसका फॉलो थ्रू मिलता है तो यहाँ से आपको ये बेस बनता हुआ दिखेगा. कई बार नेगेटिव न्यूज किसी स्टॉक की बेस भी बना देती है क्योंकि वर्स्ट प्राइस इन हो जाता है उस एरिया पे. मुझे लगता है यहाँ पे ऐसा आज के कैंडल को देख के लग रहा है, बट 1-2 दिन और फॉलो थ्रू इसका देखना पड़ेगा और 1920 एरिया कभी इसको तोड़ना नहीं चाहिए अगले 1 हफ्ते तक. तब ये व्यू बनेगा कि यहाँ से बेस बन गया है. ओके, ठीक है बालाजी, माइंस पे भी आपको व्यू पॉइंट मिल गया. नवीन जी, एक चीज़ और बताइए, इस समय ये जो ऑटो कंपनीज हैं उसको कैसे ट्रेड करें? आपका व्यू क्या है? काफ़ी चल भी चुकी हैं, अब मुश्किल ये है कि या तो मार्केट के साथ बने रहें या तो फिर इनसे बाहर आ जाएं 1 मिनट के लिए, अगर मार्केट को कहीं भी चर्निंग करनी है, थोड़ा करेक्शन करना है. ऑटोज वन ऑफ द फाइनेस्ट पेयर रहा है पिछले 15 दिनों में. एक बार आपका व्यू चाहिए सर इस पे. जहाँ तक ऑटो सेक्टर का सवाल है, वहां पे अगर हम देखेंगे तो ये सेक्टर में जो चले हैं स्टॉक, जैसे कि बजाज ऑटो काफी चला है, नॉट जस्ट लास्ट 15 दिन में, लास्ट 1-1.5 महीने में बजाज ऑटो काफी चल चुका है. इसके अलावा जो है टाटा मोटर्स काफी चल चुका है. लेकिन अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो मारुति जैसे है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा नहीं चला है. ये लास्ट 1-1.5 साल में अंडर परफॉर्मर ही रहा है ओवरऑल मार्केट के मुकाबले में. तो उस हिसाब से अगर आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि मारुति में मुझे लगता है कि यहाँ से 10-12% का रिटर्न बन सकता है, राइट? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन इंप्रूव हो रहा है, मार्जिन इंप्रूवमेंट की ज्यादा संभावना है, ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट्स आएंगे. तो मारुति फ्रॉम अ सेफ रिटर्न पर्सपेक्टिव, 10 से 12% रिटर्न पर्सपेक्टिव इन द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स के हिसाब से मारुति देख सकते हैं. इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा में जो कंसर्न रहे हैं वो मॉनसून और फार्म इक्विपमेंट सेल्स के ऊपर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक एक्चुअली काफी करेक्ट हो चुका था और थोड़ा रिकवर किया है. लेकिन अभी मॉनसून बहुत जल्दी इसके बारे में हमको समझ आ जाएगा. बाय जून 15 मॉनसून कैसे पैन आउट हो रहा है उसके बारे में थोड़ा और आइडिया लगने लगेगा. तो वो विल बी ए क्लियर इंडिकेटर कि महिंद्रा एंड महिंद्रा कैसे परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चरली महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो आउटलुक है बहुत स्ट्रांग है. इनके जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं वो काफी अच्छा कर रहे हैं, ईवी पे भी अच्छा खासा फोकस है.
और जो फार्म इक्विपमेंट बिजनेस है उसमें काफी ज्यादा मार्केट शेयर गेन किया गया है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट है यहाँ पे। सो लॉन्ग टर्म स्टोरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर शॉर्ट टर्म में अगर मॉनसून और ये सब चीजों के ऊपर क्लैरिटी आ जाती है तो एमएनएम में काफी पैसे बनने की संभावना है। सो ये दो स्टॉक्स मुझे ये लेवल पे रिलेटिवली सेफ लगते हैं और यहाँ से मतलब रिस्क रिवॉर्ड अभी भी फेवरेबल है। ठीक है, आपको ये रिस्क रिवॉर्ड के रेशो से फेवरेबल लगता है। शुक्रिया नवीन, आज समय देने के लिए और आज अपने व्यूज हमारे व्यूज तक शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब खास सेगमेंट क्या खबर है, हमारे साथ खबर गर्म है। आज डिम्पी बताएंगे हमें कुछ खास चर्चा लेकर आए हैं, डीलिंग रूम की गपशप लेकर आए हैं। डिम्पी बताएं कौन से स्टॉक्स बता रहे हैं आप? देखिए, डीलिंग रूम में हम लगातार फ़ोन करके या उनसे संपर्क में रहते हैं और उनसे ये बात कह के रखते हैं कि भाई कोई खबर हो तो हमको ज़रा बता दीजिएगा, हम भी काउंटर चेक कर लेंगे। तो उसमें से खबर कई दिनों से चल रही है मार्केट में, हालांकि वो कल थोड़ी और ज़्यादा पुष्ट होती हुई दिखी। कल तो मार्केट बंद था, आज इसलिए मैं एक खबर आपके सामने रख रहा हूँ। वो है वोल्टास और वर्लपूल दोनों को लेकर। हालांकि वोल्टास से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, लेकिन आप वर्लपूल को भी इसके साथ जोड़ सकते हैं। वोल्टास कंप्लीट एसी देता है, वर्लपूल उसका कंप्रेसर देता है। तो लेकिन कंप्रेसर बिना एसी के अंदर बिना कंप्रेसर के कोई काम नहीं होगा, तो इसलिए दोनों पे ध्यान रखिएगा। खबर क्या है इसमें, यह बताता हूँ। असल में डीलर्स का ये कहना है कि कुछ एचएनआई और प्रोप्राइटरी अकाउंट्स, जिसको हम प्रो अकाउंट्स कहते हैं, टिपिकली वहाँ पे कुछ बाइंग होना शुरू हो गई है। वो दो बड़ी वजह हैं। पहला, एक तो कॉपर की कीमतें जो पहले हाई पे थी काफ़ी नीचे हुई हैं, कूल ऑफ हुई हैं, उसका बेनिफिट आ रहा है कॉस्टिंग के अंदर। दूसरा, सीजनल डिमांड मई के महीने में काफ़ी अच्छी जारी है। ये रिटेल के डीलर चेक से उनको पता लग रहा है और इसलिए कुछ इंस्टीट्यूशनल बायर्स इसके अंदर आ रहे हैं। एक और चीज़ आपने ध्यान होगा, आईएमडी ने 10 एक दिन पहले ये भी कहा था कि इस बार मानसून डिले है। अगर वो केरल में डिले है तो स्वाभाविक से बात है नॉर्थ इंडिया में भी डिले होगा। तो यहाँ पे एसी की डिमांड ने एकदम से शूट किया है और जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस समय दिल्ली का टेम्परेचर भी 42 डिग्री के आसपास चल रहा है। तो आप इसी से लगा लीजिए कि एसी की डिमांड कम से कम नॉर्दर्न एरिया में तो काफ़ी स्ट्रांग बढ़ी है। एक और पॉइंट, इनके अंदर जो मार्जिन्स हैं टिपिकली इन दोनों कंपनीज के अंदर काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। डीआईस की भी होल्डिंग करीब करीब 33% के आसपास की है, जो ये बताती है कि ना केवल इंस्टीट्यूशनल बल्कि डोमेस्टिक प्लेयर भी काफ़ी इसके अंदर बने हुए हैं। और एक और पॉइंट, ये शेयर 12% करेक्ट हुआ है अपने मार्च के हाई से, तो इसका मतलब एक अपॉर्चुनिटी है वापस से वोल्टास के अंदर आने की। तो वोल्टास और वर्लपूल, एचएनआई प्रोप्राइटरी अकाउंट, कॉस्टिंग फैक्टर, हाई डिमांड, इन सब की वजह से एक सीजनल प्ले वापस बन के सामने आ रहे हैं। यही सवाल, यही जो खबर मैंने आपके सामने रखी है, इसी को बेस मानते हुए लक्ष्य आप जरा दोनों शेयर्स चेक कर लो। इस चीज़ को भूल जाओ कि आप मार्केट पे नेगेटिव हो, आप वोल्टास और वर्लपूल चेक कर लो। जी, वोल्टास का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये काफी एक पॉजिटिव साइन दे रहा है। मुझे लग रहा है ये 830 के ऊपर निकला अगर यहाँ से, तो ये 910 तक जा सकता है। तो थोड़ा सा, जैसा आपने कहा कि डिलेड मॉनसून है, जितना डिले होगा उतना ज्यादा इसको टाइम मिलेगा अपने कैंडल्स बनाने के लिए और मूव होने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर ये 830-35 का एरिया निकालता है तो 900 तक के आप मूव देख सकते हैं और इसके जो मूव आते हैं वो बहुत तेज आते हैं। तो एक ही हफ्ते में आपको अच्छा खासा कैंडल बनता हुआ दिख सकता है। तो ये रही बात वोल्टास की। दूसरा है वर्लपूल। तो वर्लपूल देखिए, इसका थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर है। रीजन आई डोंट नो, बट इसका थोड़ा स्ट्रक्चर अलग है और ये एक शार्प स्पाइक आज इसने दिया है 1419 तक का, उसके बाद इसमें सेलिंग भी आई है। तो हो सकता है कि लोग वोल्टास में ज्यादा पॉजिटिव हो, वर्लपूल में कम हो। तो स्ट्रक्चर वाइज तो वोल्टास इज ए बेटर डील और अपसाइड भी उसमें टेक्निकली दिखता है। तो थोड़ा, अगर आप कहें कौन सा बेटर है, बेटर देखिए, अगर फंडामेंटली आप बोले एसी की डिमांड बढ़ेगी तो दोनों को फायदा होगा, लेकिन टेक्निकली वोल्टास इज बेटर। ओके ठीक है, वोल्टास इज बेटर, तो वोल्टास पे ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। खैर, इस बीच हम आपको मार्केट का एक और अपडेट दे दें। आज दिन भर का डाइवर्जेंस खत्म होने जा रहा है। बैंक निफ्टी भी अब हरे निशान की तरफ लौट रहा है और साथ ही एक बड़े खास मेहमान, बड़ी जॉली नेचर के और बड़ी फैक्चुअल बातें करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है गुरमीत चड्ढा। उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बताइए सर, कहाँ से शुरू करें? अर्निंग से, मार्केट के मोमेंटम से, ग्लोबल से, कहाँ से चाहते हैं वहीं से शुरू करें, आपकी चॉइस है।
थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। नहीं, बाजार ने पिछले 2-3 हफ्ते में थोड़ा पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। बहुत टाइम बाद 16-17 दिन तक हमने एफआईएस की बाइंग देखी। सिर्फ फ्राइडे को थोड़ा सा नेगेटिव था, कैश में 150 करोड़ के आसपास, बट काफी टाइम बाद हमने कंटिन्यूस 16-17 दिन बाइंग देखी। लगभग 26 अप्रैल से हमने ये थोड़ी बाइंग देखी। मुझे लगता है 2-3 चीजें प्ले आउट हो रही है। पहला, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट ये फैक्टर इन कर रहा है कि डिसइंफ्लेशनरी ट्रेंड स्टार्ट हो गया। हमने देखा कि इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन 4.7 आया, होलसेल इन्फ्लेशन नेगेटिव आया। जर्मनी का जो प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन है उसमें करीबन करीबन 2% की गिरावट आई। तो मार्केट को ये लगता है, हमने देखा डैक्स ने नया हाई बनाया, जो देखा होगा जर्मनी इंडेक्स ने नया हाई। कुछ हद तक बाजार ये भी प्राइस इन कर रहा है कि फेड शायद पीक इंटरेस्ट रेट्स के नजदीक है। पावल साहब ने उसके बारे में हल्का सा शायद हिंट भी दिया कि अगर डेट सीलिंग का इश्यू बढ़ता है और बाकी चीजें होती है तो वो कंसिडर करेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दो चीजें कि इंटरेस्ट रेट्स पीक हो गए हैं, डिसइंफ्लेशनरी ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा एफआईआईस का जो एक्टिव मनी है, ईटीएफ बाइंग शायद अभी इतनी नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा प्ले आउट हो रहा है। बट ये कहना कि सब कुछ ठीक हो गया है वो बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि हम अभी भी 20 टाइम्स हैं अर्निंग मल्टीपल के, तो अब चीप बिल्कुल नहीं है। तो अभी भी अगले कुछ समय के लिए आपका स्टॉक सिलेक्शन, आपका रिस्क मैनेजमेंट काफी रोबस्ट होना चाहिए। एब्सोल्युटली गुरमीत, ये तो रोज का चैलेंज है। आपको रोज ही सारे मैक्रो और माइक्रो ट्रिगर्स को देखकर ही अपने लिए बेस्ट सिलेक्शन बनाना होगा पोर्टफोलियो का। लेकिन आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट अपडेट भी आपको देते हैं। आज पीएसयू बैंक के डायरेक्टर्स के साथ आरबीआई गवर्नर की एक मीटिंग चल रही है, और इस बैठक में क्या एजेंडा है, किस मैटर पर बात हो सकती है, ये सब आइए एक बार प्रकाश के साथ समझते हैं। देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ जो आरबीआई गवर्नर की बैठक है वो शुरू हो चुकी है। इस बैठक में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो शामिल हो रहे हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो या फुल टाइम डायरेक्टर्स हो। साथ ही साथ बैंकों के ईडी भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि आरबीआई गवर्नर के अलावा जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर्स हैं वो भी इस बैठक को संबोधित करेंगे, और कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा चल रही है, जिसमें सबसे अहम मुद्दा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो गवर्नेंस का इशू है, उससे संबंधित जो मसले हैं जिस पर चर्चा चल रही है। इसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर बैंक की फंक्शनैलिटीज़ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या रोल है, उस मसले की समीक्षा हो रही है, उस पर भी चर्चा चल रही है। साथ ही साथ एथिक्स का मसला है, सुपरवाइजरी का मसला है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भूमिका काफ़ी अहम है। इस मसले पर भी समीक्षा की जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने आरबीआई की सिफारिश के बाद कई तरह के रिफॉर्म्स किए हैं गवर्नेंस के मसले पर, खासकर पब्लिक सेक्टर की बैंक्स की बात करें। साथ ही साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कई तरह के अहम अधिकार भी दिए गए हैं, लिहाजा उसकी भी समीक्षा आज की बैठक में की जा रही है। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि हालांकि ये जो बैठक है वो गवर्नेंस के इशू पर है पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ, लेकिन कुछ ही दिन पहले आरबीआई ने 2000 रुपये के नोट वापस लेने का फैसला किया है, लिहाजा इससे संबंधित भी ज़रूरी इंस्ट्रक्शन बैंकों को दिए जा सकते हैं ताकि वो ज़रूरी इंतजाम करें, हर तरह की सुविधा कस्टमर्स को दें, और जो 4 महीने का टाइम पीरियड है उस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा जो बैंक नोट है 2000 रुपये के जो नोट हैं वो बदले जा सके। तो इससे संबंधित भी ज़रूरी इंस्ट्रक्शन पब्लिक सेक्टर बैंक्स को दिए जा सकते हैं, और जो बैंक बदलने की जो नोट बदलने की जो प्रक्रिया है वो कल से शुरू हो रही है, लिहाजा ज़रूरी निर्देश जो है वो बैंकों को दिए जा सकते हैं। ऑलराइट, शुक्रिया प्रकाश, ये अपडेट बताने के लिए। आप नजर बना के रखें इस पर, लगातार आपसे कांटेक्ट में रहेंगे और इंपॉर्टेंट अपडेट अपने व्यूअर्स को बताते भी रहेंगे। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट जिस पर पूरे देश की नजर, इनफैक्ट सिर्फ देश की नहीं सारे क्रिकेट लवर्स की नज़र है, वो है आईपीएल सीजन। और जैसे जैसे हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, लीग मैचेस अब खत्म हो गए, कुछ इंटरेस्टिंग डेटा हमारे तक शरद लेकर आए हैं कि अब आईपीएल टीम्स में इन्वेस्टमेंट को लेकर भी कई सारी बड़ी ग्लोबल पी फंड्स इंटरेस्ट दिखा रही हैं। शरद है हमारे साथ ये समझाने के लिए। आइए पहले शरद से डेटा पॉइंट समझते हैं। शरद, तो आईपीएल का क्रेज सिर्फ क्रिकेटर्स तक नहीं है, एंटरटेनमेंट तक नहीं है, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू भी है। आपके पास क्या कुछ रिसर्च है? जी बिल्कुल, जो है HNIs ले लीजिए, पीज ले लीजिए, VCs ले लीजिए, अब सब में जो है एक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आईपीएल में। अब वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे आईपीएल देखना चाहते हैं। और यहाँ पे देखें तो आज रिपोर्ट्स भी आए इकोनॉमिक टाइम से कि टाइगर ग्लोबल जो है लगभग 40
मिलियन डॉलर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं राजस्थान रॉयल्स में, और इसका जो वैल्यूएशन है वो लगभग $650 मिलियन रहेगा। ऑलरेडी यूएस बेस्ड रेड कैपिटल जो है एक और वीसी फर्म है, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इसमें जब $250 मिलियन का वैल्यूएशन हुआ था। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात हुई जो अनलिस्टेड स्पेस में जो इवन रिटेल भी जो खरीदते हैं वो है सीएसके के शेयर्स, और यहाँ पे देखा तो इनके जो वैल्यूएशन थे, उनके जो पीक 2021 हाई से वो अभी तो हालांकि थोड़े करेक्ट हो गए 21%, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं जो इंक्लूड करते हैं आरके दमानी, एलआईसी और ऑफ कोर्स इंडिया सीमेंट्स का 31% स्टेक है, और उनके कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का भी स्टेक है इस कंपनी में। अब याद रखिए इसके जो पीक लेवल्स आए थे जब लखनऊ सुपर जायंट्स की जो है अनाउंसमेंट हुई थी, जहाँ पे आरपीएसजी ग्रुप ने जो है अपना जो है एक्विजिशन किया था इसका। अब इसके अलावा तीसरा एक और जो है आप टीम कह सकते हैं वो है गुजरात टाइटंस। अब ये मैंने नाम क्यों लिया है, ये मैं नाम इसलिए लिया है क्योंकि यूके बेस्ड सीवीसी कैपिटल है, वो सबसे पहला पी है जिसने निवेश किया था एक आईपीएल टीम में। इसका जो बिडिंग था लगभग 5,600 करोड़ के ऊपर था। तो हमने बताया कि कैसे एचएनआईज, पीज, वीसीज सबके इंटरेस्ट एंड ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट हाउसेस के इंटरेस्ट आईपीएल में देखने मिल रहे हैं। लेकिन आईपीएल कितना बड़ा हो गया है, 2008 से लेकर 2023 तक का ये 15 साल का सफ़र, इसको भी हम देखते हैं। और यहाँ पे डीएनपी एडवाइजरी में देखें तो ब्रॉडकास्टिंग डील्स ले लीजिए, टाइटल स्पॉन्सरशिप, ये सारे जो है आप देख सकते हैं क्या ग्रोथ देखने मिल रही है। जो सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा है वैल्यूएशन, आईपीएल अब डेकागॉन हो गई है। डेकागॉन मतलब $10 बिलियन से ज़्यादा का वैल्यूएशन। तो आप देख सकते हैं ब्रांड कितनी बड़ी हो गई है, और अब इन्वेस्टर्स का भी जो है आप कह सकते हैं इंटरेस्ट अब बढ़ने लगा है। ये इंटरेस्टिंग आपने बताया, इसलिए हम रुक नहीं सके। हम तो कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछना चाहते थे, लेकिन लगा कि नहीं, आईपीएल के अंदर इतनी अच्छी अच्छी डिटेल है, पहले यही रख देते हैं, उसके बाद फिर गुरमीत के पास जाते हैं। गुरमीत, ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना कि इक्विटीज़ के अलावा आप तो खैर इस साल तो गोल्ड वाले भी बोल सकते हैं, उनको काफ़ी अच्छा पैसा बना है। कुछ और एसेट क्लास आप नोटिस करते हैं इक्विटीज़ के अलावा जहाँ पर आपको थोड़े ग्रीन शूज़ दिख रहे हो? ये रियल एस्टेट भी एक हो सकता है, क्योंकि ग्राउंड चेक करेंगे ना आप तो वहां पर भी काफी अच्छा बेनिफिट हो रहा है लोगों को। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बोला, और हम कई बार बायस्ड हो जाते हैं, एसेट एलोकेशन पे ओवरऑल ध्यान नहीं देते। तो आईपीएल की बात हो रही थी तो मैं थोड़ा सा लकी था, मैंने बहुत अर्ली डेज में सीएसके खरीदा था इंडिया सीमेंट्स में, जब काफी कम रेट पे था अनलिस्टेड स्पेस में, हमारे काफी क्लाइंट्स ने भी लिया था। एनएससी एक वो दूसरा अनलिस्टेड शेयर है जिसने बहुत अच्छा किया, लगभग 3 गुना हो गया है पिछले 2 साल में। 800-900 रुपए का रेट था कोविड से पहले, अभी लगभग 3,000 है। मुझे लगता है 2 पॉकेट्स क्लियरली मुझे लग रहा है जहां थोड़ा सा एक मुझे लगता है कुछ लो हैंगिंग फ्रूट है। एक मुझे लगता है बॉन्ड्स, तो मल्टीपल रीजन है, जैसे मैंने बोला है कि तो इन्फ्लेशन मुझे लगता है धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो और दूसरा ये जो 2000 का नोट का फेसिंग आउट हो रहा है, बैंक का डिपॉजिट बढ़ेगा, जिससे मुझे लगता है कॉस्ट ऑफ फंड नीचे आएंगे। आरबीआई हो सकता है सीआरआर कट भी करे, हमने बढ़ा दिया था 4 से 4.5%। तो जब स्टांस चेंज करेंगे उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा सीआरआर कट भी हो। तो आज हमने देखा कि 5 साल का जो बॉन्ड है करीबन 10 पैसा नीचे आया। तो अगर आप 7-7.5% की यील्ड पे अगर आज आपको गवर्नमेंट और पीएसयू बॉन्ड्स मिलते हैं, और अगले 1 से 1.5 साल में यील्ड्स थोड़ा नीचे आती है, तो कुछ आपको मार्क टू मार्केट गेन भी मिलेगा। तो वो एक पोर्शन है जो जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि 8-10% कोई खास रिटर्न नहीं होता है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, बट ये बहुत लो रिस्क और लो हैंगिंग फ्रूट जिसे हम बोलते हैं वो है। रियल एस्टेट में मुझे लगता है कि ज्योग्राफी वाइज होना चाहिए, मैं जनरलाइज नहीं करूंगा, पर जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क अच्छा हो रहा है, जहां जहां कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी चाहिए, बहुत सारे रीट्स के और रेट भी नीचे आए हैं, चाहे वो एम्बेसी हो, चाहे वो माइंड स्पेस रहा हो, कुछ और नए रीट्स भी आने हैं, डीएलएफ का आना है, तो उस पॉकेट पे भी आप नजर रख सकते हैं। 7-7.5-8% की यील्ड होती है, जो डिविडेंड और इंटरेस्ट पेमेंट के फॉर्म में आती है, और थोड़ा बहुत कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल सकता है, प्लस लिक्विडिटी काफी है। तो ये 2 पॉकेट्स पे मैं नजर रखूंगा। मे बी शॉर्ट टर्म में अभी बॉन्ड्स की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप अगले 12 से 18 महीने में आपको 50 से 75 पैसे जो है यील्ड नीचे मिलेगी, जिसका मतलब है अगर आपकी ड्यूरेशन 3 से 5 साल है तो 3 से 4% का मार्केट गेन हो सकता है। बिल्कुल, आपने बात काफ़ी जायज़ भी किया, और ये बात हमको भी समझनी चाहिए कि सिर्फ इक्विटीज़ ही होगा, आपको अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से डिज़ाइन भी करना होगा। कहने के बाद चैलेंज हो सकता है, लेकिन उसका बेनिफिट बहुत अच्छा आएगा। बॉन्ड्स हैं, रेट्स हैं, मार्केट के अंदर रियल एस्टेट है, गोल्ड है, इक्विटीज़ है अपने आप में, और अगर आप सिप भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक अच्छे म्यूचुअल फंड्स के अंदर थैमेटिक प्लेस भी आपको मिल जाएंगे। खैर आगे बढ़ता हूँ, एक सवाल मेरा और पेंडिंग है गुरमीत आपसे, बस वो मैं आपसे ले लेता हूँ, उसका फिर टेक्निकल एनालिस्ट के जाने का समय होगा। इस बार की अर्निंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का आपने क्या नोटिस की,
आपको कौन सा अच्छा शेयर दिखा जिसकी आने वाले दिनों में भी अर्निंग्स अच्छी आ सकती हैं? तो देखिए दो चीजें हुई जो आईटी में थोड़ी वीकनेस देखी हमने कुछ पॉकेट्स में, बैंक ने कुछ हद तक उसको ऑफसेट किया। तो ये एक ऑफसेटिंग फैक्टर था अर्निंग्स में। तो बहुत लोगों का ये कंसर्न है कि शायद अर्निंग्स पीक हो गया है बैंक पे, उतना मार्जिन नहीं आएगा। मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ, मुझे लगता है कुछ पॉकेट्स में अभी भी अर्निंग्स अच्छा आएगा। और जैसे अगर आप एसबीआई के नतीजे देखेंगे, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, मैंने बहुत समय बाद 1.2% आरओए देखा, 18% आरओए देखा एसबीआई में। आप उनका अगर मार्केट शेयर देखेंगे, होम लोन में 33% मार्केट शेयर है, सबसे ज्यादा है। ऑटो लोन में 20% मार्केट शेयर है। ये एक ऐसा पीएसयू बैंक है जिसने लायबिलिटी और एसेट दोनों तरफ मार्केट शेयर गेन किया है। बाकी पीएसयू बैंक ने मार्केट शेयर लूज किया है प्राइवेट बैंक्स को। एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी थी, उनको कुछ रिकवरी आई, तभी आपको नेट एनपीए जो है कम दिखे। एआरसी से कुछ रिकवरी आई, स्लिपेज रेशियो कंट्रोल में था, क्रेडिट कॉस्ट 30-40 पैसा था। तो बहुत अच्छे, जैसे आप प्राइवेट सेक्टर के पैरामीटर्स देखते हैं, लगभग मुझे वैसा लगा। और 4 लाख करोड़ की एसएलआर एक्सेस है। तो जो काफी हैंडी प्रूव होगी इस एनवायरनमेंट में, जब क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा होती है और डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है। तो मुझे लगता है कि कुछ बैंक्स में कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां अभी भी मुझे लगता है नंबर्स अच्छे आएंगे और बैंक्स कुछ समय तक और अच्छा करेंगे। कुछ जगह हमें नॉर्मलाइजेशन वापस देखने को मिल रहा है, जो सेक्टर्स काफी डाउन थे। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एक पॉकेट है जिसमें काफी हमने देखा करेक्शन आया था, चाहे वो डिक्सन रहा हो, एप्पल रहा हो, बाकी पॉकेट्स में वहां पे मुझे लगता है थोड़ा नॉर्मलाइजेशन आ रहा है। केमिकल कंपनीज में काफी जगह नॉर्मलाइजेशन आता हुआ दिख रहा है। कुछ रॉ मटेरियल प्राइसेस ठीक हो रहे हैं, कुछ रीप्राइसिंग हो रही है कॉन्ट्रैक्ट्स की। कुछ सीडीएमओ नेम में सिलेक्ट पॉकेट्स में हमने देखा कस्टम सिंथेसिस बुक वापस अच्छा शेप अप कर रही है। जैसे न्यूलैंड के नतीजे आए, सिंजी का नतीजा आया, डिविस के भी नतीजे थोड़े से बेटर आए, जैसे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उतने खराब नहीं। तो दूसरा पॉकेट ये जो बाजार देख रहा है कि कहाँ नॉर्मलाइजेशन होगा, कहाँ अर्निंग गिरा है बट साइकिल जो है वो टर्न होने वाली है। ऑटो एक और ऐसा सेक्टर मुझे लगता है जहाँ अर्निंग्स का थोड़ा सा और अपडेट दिखेगा जैसे जैसे रूरल इकोनॉमी रिकवर करती है। ठीक है, ऑल राइट। तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स यहाँ आपकी नज़र आई, डिविस की आपने बात की। ऑल राइट गुरमीत, ये तो ऑब्जर्वेशन आपकी रही है क्वार्टरली नंबर्स पर, लेकिन आज जो स्टॉक्स अच्छा चल रहे हैं और पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं इनफैक्ट लक्ष्य की डिक्सन टेक यहाँ पर अच्छी मूव है। आज भी आप देखें अच्छा लॉन्ग बिल्टअप है, क्या इसे प्लस करेंगे? इन लेवल्स पर एंट्री पॉसिबल है? लक्ष्य मेरे पे मुझे लक्ष्य यस यस जी 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 मुझे नहीं लगता यहाँ पे अभी थोड़ी सी जो रैली आई है ब्रेकआउट है, फॉर श्योर इट्स अ गुड साइन। बट थोड़ा सा इसको डिप पे मतलब बाय द डिप करें, ना कि चेस करें आज के एंड ऑफ डे में। तो हो सकता है मॉर्निंग में आपको 2-3% का डिप मिले, उसमें बाय करें, क्योंकि ओवरऑल तो ब्रेकआउट ही है। टेक्निकली ये काफी अच्छा स्ट्रक्चर है, काफी दिनों बाद ये एक अप ट्रेंड में है और ब्रेकआउट दे रहा है, तो डेफिनेटली ये बाय है। और इसका टारगेट मुझे लग रहा है 3450 तक ये जा सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ 1 से 2 हफ्तों में। लेकिन बाय द डिप करें और थोड़ा अपना व्यू रखें कम से कम 10-15 दिन का। ठीक है, डिप पे बाय करें, लेकिन अभी बहुत तेजी हो चुकी है। श्रीकांत, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज यहाँ नंबर्स के बाद एक अच्छी मूव हुई थी और आज भी अच्छा स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्टअप है। क्या आप इन लेवल्स पर बाय करने की रिकमेंडेशन देंगे? क्या होने चाहिए एंट्री लेवल्स? तो देखिए आफ्टर लॉन्ग टाइम पीडीलाइट या एशियन पेंट्स में हमने मोमेंटम देखा है और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम और भी जारी रहेगा। तो करंट लेवल से इनफैक्ट अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है ये स्टॉक, 2600 के करीब था, अभी गिर के 2540 2550 के करीब आया है। तो एक ट्रेडिंग बेट बिल्कुल ले सकते हैं। करंट लेवल से लॉन्ग करें और स्टॉप लॉस रखें 2490 का। हमें लगता है कि वापस से 2650-2700 के लेवल्स पीडीलाइट दिखा सकता है। ठीक है। गुरमीत, एक थोड़ा मुश्किल सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, आप अपनी पूरी इंटेलिजेंस लगाइएगा। सवाल बहुत ही सिंपल है, अडानी ग्रुप के शेयर सर खरीदें कि अभी नहीं खरीदें? मैंने पहले भी नहीं खरीदे थे इसलिए, और मैं शायद आगे भी अभी नहीं, जब तक पूरी इंक्वायरी नहीं हो जाती है कंप्लीट, पूरा सेबी का जो उन्होंने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के बारे में भी बात करी है। हालांकि पूरे ग्रुप को एक तरीके से देखना भी सही नहीं है। मुझे लगता है कुछ एक कंपनीज अच्छी हैं। एक जगह जहां हमने थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया है वो सीमेंट पैक्ट में है। वहाँ हमें क्योंकि मुझे लगा कि प्राइसेस बहुत रीजनेबल हो गए थे, एसीसी बिलो रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ गया था जब ये एपिसोड पीक पे था। अंबुजा भी लगभग 300 के लेवल पे आ गया था। तो क्योंकि हमारा बिल्डिंग मटेरियल को लेके
बहुत कंस्ट्रक्टिव व्यू है। मेरी पहली नौकरी एसीसी सीमेंट में थी, तो आप शायद थोड़ा बायस भी बोल सकते हैं उसको लेके। तो हमें लगा कि अच्छी कंपनी है, वेल रन कंपनी है, और गुरमीत, आपको एक ऐसा नहीं कोलैटरल। लगता कि जब तक जांच पूरी होगी और ये सारा मैटर सॉल्व होगा, ये तो वापस 4,000 का शो हो जाएगा शेयर? अभी तो कोर्ट में सिर्फ एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे ये पता लगा है कि हाँ प्राइस मैनिपुलेशन नहीं है, तो 18% है। आज मेरे से पूछो ना, हमको तो ऐसा फील हो रहा है कि हमसे शेयर क्यों छूट गए। ऐसे कई ट्रेडर ऐसे होंगे जिनसे लगेगा कि हमसे शेयर छूट क्यों गए। हमारी आंखों के सामने रिपोर्ट आई और एक दिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 3-3 दिन इसकी सुनवाई की। ऐसा भी नहीं कि एक दिन में, 1 घंटे में हो गया सारा काम। नहीं, जहां पे देखिए हमारे स्टॉक जो फंडामेंटल हम इन्वेस्टिंग करते हैं, हम उसे कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स बोलते हैं। जो फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं है, उस पे नहीं जाना चाहिए। कुछ पढ़ रहा था, एक बहुत अच्छा नोट किसी का आया था, एक होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फिर पहले आपको लगता है वो फोमो है, बाद में वो जोमो हो जाता है, जॉय ऑफ मिसिंग आउट। कई बार लगता है अच्छा हो गया, मिस आउट हो गया। तो मुझे लगता है कि पूरा इस एपिसोड जहां भी रेगुलेटरी इशू है, इशू रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनीज में उनमें कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, बट इसको पूरा प्ले आउट होने देना चाहिए। वो वैल्यूएशंस में बहुत कंफर्ट नहीं है। जैसे मुझे लगता है अदानी पोर्ट्स अच्छी कंपनी है, अच्छा कैश टू जनरेशन है, सीमेंट पैक अच्छा है, पर अगर आप अदानी गैस देखेंगे, अदानी इवन एंटरप्राइज देखेंगे, वैल्यूएशन मल्टीपल्स जस्टिफाई नहीं करते हैं उसको इस प्राइस पे भी। तो उन पॉकेट से मैं दूर रहूंगा, इरिस्पेक्टिव की अभी उसका क्या एपिसोड चल रहा है। तो बाजार में और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉकेट्स हैं जहाँ पे आपको अच्छा करेक्शन मिला है, अर्निंग ग्रोथ अच्छा है, अच्छी सिक्लिकल स्टोरी। आपने अभी अभी इलेक्ट्रॉनिक ईएमएस की बात करी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज मेरे हिसाब से बहुत बड़ी थीम है, पूरे डेकेड की थीम। जब एप्पल जैसी कंपनी $6 बिलियन की सोर्सिंग इंडिया से कर सकती है, जो कि क्वालिटी को लेके काफी पर्टिकुलर है, हाई प्रिसीजन क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, तो ये इसमें आपको और डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे अगले कुछ साल, और आप अपने पॉकेट्स चूज कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, ठीक है। देख लेते हैं कहाँ और फिर मौके मिल रहे हैं आज। श्रीकांत, बीटीएससी ट्रेड्स क्या ले सकते हैं, कहाँ पर आपको लगता है कि मौके होने चाहिए? तो देखिए यहाँ पे अगर आईटी स्टॉक्स देखें तो उनमें काफी हमने एक्टिविटी देखी, और मुझे लगता है कि आईटी स्टॉक्स में जो स्टॉप लॉसेस है वो काफी अभी दूर हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक लॉन्ग करके एक ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो वापस से मुझे लगता है कि 2500 के लेवल्स के काफी नजदीक जा सकता है, या तो 2500 के लेवल्स को क्रॉस भी कर सकता है और 2550 के लेवल्स भी दिखा सकता है। और जैसे कि लग रहा है कि इंडेक्स में भी शायद एक माइनर पिक बन सकता है। तो करंट लेवल से अगर लॉन्ग करना है तो रिलायंस एक बेस्ट कैंडिडेट है। 2454 2455 के रेंज में लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रखेंगे 2430 रुपए का, और टारगेट्स रखेंगे 2500। तो बीटीएससी ट्रेड आपको रिलायंस लगता है, यहां से आप बाय करके चले। लक्ष्य आपके रडार पर कौन से है बीटीएससी ट्रेड? फिलहाल एक कॉशन है मेरी तरफ से आईटी स्टॉक, आईटी सेक्टर पे। इसका रीजन ये है कि अगर आप देखेंगे इसके चार्ट्स, तो जस्ट इन्फोसिस के रिजल्ट के पहले जिस एरिया में हम थे कंफर्टेबली, वहां पे हम पहुंचे हैं। और आपको पता है कि उस टाइम पे काफी लोग ट्रैप थे, और उस टाइम को भी काफी समय हो चुका है, ऑलमोस्ट महीना भर हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार यहाँ से और डिप आ सकती है, उसके बाद ही आईटी में थोड़ी एक्साइटेड हो। तो जो सेक्टर है उसमें करीब करीब 2 से 3% का डिप दिखता है एज ए सेक्टर में, क्योंकि हम जस्ट वहां पहुंचे हैं, तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए। तो थोड़ा सा डिप का वेट करें अगर आप यहाँ पे बुलिश होते हैं। ओवरऑल आईटी एक ऐसा पैक रहेगा जो मार्केट के गिरने पे भी ज्यादा बुरा नहीं करेगा, और जब उठेगा तो ज्यादा बेटर कर सकता है। तो आईटी में बाय द डिप स्ट्रांगली रहेगा। लेकिन बैंक्स और फाइनेंशियल में, जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले, कि बाउंस आएगा फिर सेल ऑफ हो जाएगा। आपने देखा बैंक निफ्टी जस्ट ग्रीन टच किया और वापस से सेलिंग आ गई। तो मुझे लगता है बैंकिंग में आपको शॉर्ट बने रहना है, और हर बाउंस पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। ऑप्शन सेलिंग के थ्रू करने वाले लोग, थोड़ा टाइम उनके पास रहता है, तो वो ट्राई कर सकते हैं। और अगर मोमेंटम पकड़ना है तो आपको स्कैल्पर की तरह बिहेव करना पड़ेगा। आपको एकदम रेजिस्टेंस पकड़ना पड़ेगा 15 मिनट और 1 आवर टाइम फ्रेम का, और वहां से आपको एंट्री करके थोड़ा पेशेंस बना के और एक मूव के लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये 2 तरीके हैं जिससे ऑप्शन ट्रेडर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। और जो लेवल है जिसके नीचे हम ज्यादा बेयरिश हो जाएंगे, वो 43,750 का है, जिसके नीचे हम 43,300 और 43,050 देख सकते हैं। और आज का यूएस का इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी नैस्डैक चल चुका है, डाउ जोन्स चल चुका है। तो मुझे लगता है वहां पे भी एक टेक्निकल डिप आ सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि मार्केट कई बार ब्लैकमेल करते हैं पॉलिटिशियंस को यूएस में इस तरीके की चीजें पास करने के लिए। इवन फेड मीटिंग के पहले कई बार हमने फॉल देखा। तो ये मेरा ओवरऑल सोच है और व्यू है मार्केट कि फाइनेंशियल्स में शॉर्ट, आईटी में बाय द डिप।
ठीक है, डन। आपका एक वर्ड बहुत प्यारा लगा मेरे को, वो है पैंथर। पैंथर की तरह बन के रहना चाहिए मार्केट में। काफ़ी सारे लोग सिर्फ बुल्स और बियर की बात बोलते हैं, आप एक नया एनिमल को लेके आए मार्केट के अंदर, वो है पैंथर। पैंथर की तरह बन के रहो, मौका देख के जैसा आपको मौका लगता है वैसे ही पकड़ लो। अच्छा चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शेयर के बारे में बात और कर लेते हैं, उसका नाम है ग्लैंड फार्मा। इस शेयर के अंदर पता नहीं क्या हो गया कि ये शेयर 40% नीचे हो गया 2 दिन के अंदर। अगर आपको नहीं पता, जैसे मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, बताने के लिए सृष्टि मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही है। सृष्टि के पास नया नया फार्मा है, ऑटो पहले से कवर करती रही है। सृष्टि क्या ढूंढ के लाए हैं, क्यों टूट रहा है ग्लैंड फार्मा? जी हाँ, ग्लैंड फार्मा में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और इस बार जो नतीजे आए थे उसके बाद से अगर हम देखें तो शेयर में 30% की गिरावट ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। पर ग्लैंड फार्मा अपने इन्वेस्टर्स पिछले 6 क्वार्टर्स से निराश कर रहा है। जहां पे हमने पिछले 6 क्वार्टर्स की हिस्ट्री देखे तो नतीजों के ठीक बाद हम यहां पे गिरावट देख रहे हैं, पर इस बार की गिरावट काफ़ी गहरी है। इसके पीछे की कई सारी वजहें हैं, बट उससे पहले आपको याद होगा कि ग्लैंड फार्मा की बम्पर लिस्टिंग हुई थी 14% के प्रीमियम पे, उस समय काउंटर लिस्ट हुआ था और उसी के बाद अगले 10 महीने में ये काउंटर ने 135% के रिटर्न्स दिए थे। पर अपने ऊपरी स्तरों से लेकर अब तक देखें तो 80% ये काउंटर लुढ़क चुका है। अब बात करते हैं क्या कुछ इस नतीजों में निकल के आया है और आगे भी एनालिस्ट का भरोसा क्यों नहीं आ रहा है इस पे। तो नतीजे बेहद कमजोर थे कई सारे पैमानों पे, पर यहाँ पे कमजोर नतीजों की उम्मीद लगाई ही जा रही थी क्योंकि ग्लैंड फार्मा की एक अहम फंगल की ड्रग थी जिसकी जो एक्सक्लूसिव राइट्स थी वो खत्म हुई थी और अगर हम साल दर साल देखें तो इनकी 440 करोड़ से बिक्री घट के 65 करोड़ ही रह गई है। इसके अलावा इनके पास कुछ ऐसी ड्रग्स की इन्वेंट्री साथ में पड़ी हुई है जो कि हाई दामों पे है और मैनेजमेंट उसको कम दामों पे निकालने के लिए रेडी नहीं है। साथ ही साथ यूएस में प्राइस इरोजन अभी भी देखने को मिला और आगे के लिए कोई स्टेबिलिटी आएगी या नहीं इस पे भी मैनेजमेंट की कमेंट्री नहीं आई। और चौथा बड़ा पॉइंट जहां पे मैनेजमेंट ने बताया कि उनके एक बड़े कस्टमर ने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया है और उससे जो ऑर्डर्स हैं थोड़े और कुछ क्लाइंट्स को लेकर भी वहां पे ऊंच नीच हुई है नए ऑर्डर्स को लेकर, जिसको लेकर विजिबिलिटी भी नहीं है कि आगे किस तरीके से सुधार आते हुए दिखेगा। यही सारे फैक्टर्स एनालिस्ट ने हाईलाइट तो किए हैं पर आगे के लिए भरोसा भी नहीं जताया है क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आई है वो भरोसा देने लायक नहीं है। और साथ ही उन्होंने जो आगे के लिए स्टेबिलिटी है, जो छोटी डिटेल्स दी हैं उस पे एनालिस्ट का भरोसा नहीं आ पाया, जिसके चलते उन्होंने कई सारे एनालिस्ट ने इस काउंटर को डाउनग्रेड भी किया। तो ग्लैंड फार्मा की कुछ बड़ी वजह क्यों आप स्टॉक में इतनी भारी गिरावट देख रहे हैं। ठीक है, आपने अच्छे से 1.5-2 मिनट के अंदर सारी बात बता दी, इसके रीजंस बता दिए, क्यों इसको अभी भी अपग्रेड अप नहीं मिल रहा है और एक क्यों टेक्निकल वालों की लिस्ट में भी नहीं आ रहा है कि अभी इसका बॉटम बन गया। 16% नीचे आने के बाद भी मेरे को तो आज दिन भर में एक भी ऐसा एनालिस्ट नहीं मिला जिसने कहा कि ग्लैंड फार्मा खरीद लो, बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है। ऐसा किसी ने नहीं कहा। खैर, उसके पीछे के रीजंस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब प्रियंका, क्लोजिंग का समय हो रहा है, 1 ही मिनट रह गया, जरा बताइए आज क्लोजिंग कैसे हो रही है। बिल्कुल दिव्य, देखिए आज मेजरली कौन से सेक्टर्स एट प्ले थे। आईटी तो था ही और जैसे जैसे दिन प्रोग्रेस हुआ उसी तरह से आपने अडानी पैक को भी देखा कि वहाँ पर भी मूव बढ़ी। बड़े टॉप गेनर्स अगर आप बात करें निफ्टी पर, उसमें अडानी स्टॉक्स हैं और निफ्टी को हेवी लिफ्टिंग काफ़ी हद तक आईटी और अडानी स्टॉक्स ने किया। आज बैंक्स तो आज थोड़े से दबाव में है। तो पहले 5 काउंटर्स की आप बात करें तो उसमें अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स, ये स्टॉक्स हैं। डिवीज के नंबर्स आए और नंबर्स इन लाइन थे जैसे बाजार को एक्सपेक्टेशन थी और बड़े दिनों से शॉर्ट बना हुआ था डिवीज पे, तो इसलिए वहाँ पर एक रिकवरी ट्रेड था कि आप देख रहे हैं कि 6% तक भी तेज था डिवीज आज दिन के दौरान। अभी फिलहाल 5% की तेजी के साथ क्लोज हो रहा है। लेकिन इसके अलावा दिन भर आपको लार्ज कैप और मिड कैप आईटी के सिलेक्टेड काउंटर्स में सस्टेन्ड मूव दिखी हैं, चाहे विप्रो हो, इन्फोसिस हो, इनमें अच्छी मूव दिखी, टेक महिंद्रा हो, इनमें अच्छी मूव दिखी। दूसरे जो स्पेसेस थे उसमें आपको एलएनटी में आपको फिर से कैपिटल गुड स्पेस में वहाँ पर एलएनटी जैसे स्टॉक्स में मूव आती वापस दिखी। लगातार जो थे उनमें आप 3 बड़े नंबर ज़रूर आए थे, जोमैटो, आइशर और साथ ही जेएसडब्ल्यू स्टील, वहाँ पर भी हमने नंबर्स का इम्पैक्ट देखा। बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो आइशर मोटर या जोमैटो पे नहीं दिखा, लेकिन मेटल में कहीं ना कहीं जोमैटो इनफैक्ट 3.5% की गिरावट के साथ क्लोज हो रहा है। सुबह इतना इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन आप बाकी काउंटर्स देखें थोड़े से आज प्रेशर में बैंक्स और ऑटो जो हैं वो आज थोड़े से नीचे दिख रहे हैं। पावर स्पेस से भी आपको थोड़ी मूवमेंट दिखी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स में आपको मूव दिखाई दी। अगर आप एफएनओ की भी बात करें
वहां पर भी आपको मेजर जो काउंटर्स दिखे ऑन द नंबर्स, गुड नंबर्स, मुथूट फाइनेंस जैसे नंबर्स में बड़ी मूव दिखाई दी। न्यूज़ का इम्पैक्ट कहाँ मिड कैप स्पेस में आए। सीमेंस का हमने बात की क्योंकि उन्होंने अपनी जो 2 सब्सिडरीज हैं उसको पेरेंट ग्रुप को सेल ऑफ करने की बात की और वैल्यूएशन बाजार को पसंद नहीं आ रही, जिसके चलते आपने देखा सीमेंस पर बड़ी आज गिरावट दिखी। बालाजी अमाइन जैसे स्टॉक में 9% की मूव दिखी। वहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का रेजिग्नेशन हुआ, नंबर्स खराब आए, ये बड़े ट्रिगर्स रहे जिसकी वजह से वहाँ पर आपने शॉर्ट देखा। लेकिन एट द सेम टाइम दूसरे जो स्टॉक्स है जहाँ प्राइस मूवमेंट लूज हुई वहाँ आपको PVR INX, IEX जैसे स्टॉक्स भी दिखाई दिए। मिड कैप IT में मिड कैप स्पेस में दूसरे जो स्टॉक्स बात करें जहां पर आज थोड़ा प्रेशर है उसमें IEX रहा। PB फिनटेक के नंबर्स हैं, नंबर से पहले थोड़ा सा जिटरी ज़रूर है स्टॉक, लगभग 2% की गिरावट है, इसे वॉच करना होगा। कैपिटल गुड स्पेस में अगर सीमेंट्स पर प्रेशर है तो आप दूसरे स्टॉक्स को भी देखें तो आज कैपिटल गुड स्पेस से कोई बड़ा सपोर्ट नहीं मिला, चाहे वो ABB जैसे स्टॉक्स की बात हो। लेकिन यस मिड कैप इंजीनियरिंग स्पेस में आपको फिर भी कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में मूवमेंट देखने को मिले और स्पेसेस चल भी रहे हैं। लेकिन फिर से आपको मिड कैप में अडानी विल्मर जैसे स्टॉक्स 10% के अपर सर्किट पर लगे हुए हैं। दूसरे जो स्टॉक्स है उसमें पूनावाला फिनकॉर्प, PSU बैंक्स में कुछ नंबर्स लाइक PNB, इंडियन बैंक, यहाँ से आपको मूव वापस दिखाई दी। सीमेंट तेज था आज, फॉर दैट मैटर अंबुजा एंड ACC तो अडानी पैक का है, लेकिन अदरवाइज आप रैमको सीमेंट, इंडिया सीमेंट और मिड कैप सीमेंट काउंटर्स को देखे, सांगी इंडस्ट्री जैसे इंडिया सीमेंट जैसे काउंटर, वहाँ पर भी आपको मूव दिखाई दी। और इंडिया सीमेंट्स का एक रीज़न IPL की वजह से भी रहता है, वहाँ पर भी आपको मूव नहीं, लेकिन अदरवाइज आपको दूसरे जो स्पेसेस है उसमें हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक, वहाँ पर भी आपको मूव देखने को मिली। आप डॉक्टर लाल पाथलैब जैसे काउंटर्स करें, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस, वहाँ पर आपको बेटर मूव देखने को मिली। सो बैंक्स और फाइनेंशियल्स थोड़े से लगाट थे आज, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रेशर नहीं है, लेकिन निफ्टी में आज स्ट्रेंथ थी मेजरली ड्रिवन बाय दी अडानी स्टॉक्स एंड IT स्टॉक्स, जिसके चलते आप दोनों को अलग अलग देख रहे हैं। निफ्टी 100 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हो रहा है और बैंक निफ्टी लगभग 125 पॉइंट्स की गिरावट के साथ बंद हो रहा है। लेकिन आज बड़ा जो अपडेट रहेगा वो ये रहेगा US मार्केट से, क्योंकि डेट सीलिंग रेजोल्यूशन पर बहुत कीन नज़र बाजारों की बनी हुई है। वहाँ से क्या अपडेट आते हैं। जो बाइडेन के और केविन मैकर्थी की एक इम्पॉर्टेंट व्हाइट हाउस मीटिंग है, कल उनकी बातचीत भी हुई और इनफैक्ट जेरेमी पावल से भी कुछ इंडिकेशन बाजार को आए जो अच्छे दिख रहे हैं। देखना होगा US मार्केट से कैसे हमें सिग्नल्स मिलते हैं और कल हम कैसे रिएक्ट करते हैं। फिलहाल शो को यहीं वाइंड अप करेंगे। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, लक्ष्य, श्रीकांत, गुरमीत, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और ये सारे एनालिसिस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किए। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल सुबह फिर होती है आपसे मुलाकात। नमस्कार।